Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 9th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 5. Today's topic is mass of earth. In this lecture we will learn how can we calculate the mass of earth by using the law of gravitation. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। इस लेक्चर में हम जनरली एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसको हम ना सिर्फ मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, ड्राइव होगा, एंड में रिज़ल्ट आएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी प्लैनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मून का भी या फिर किसी और प्लैनेट का मास जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, अगर हमारे पास डिटेल्स हो, इंफॉर्मेशन हो, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बाय कंसीडरिंग दिस डायग्राम, जिसमें हमने कंसीडर किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा है, प्लेस किया है। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक फ़ोर्स मौजूद है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फ़ोर्स जो होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों, अब ये अर्थ जो है वो इसके ऊपर मास m के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो इन रिज़ल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन जो अर्थ की फोर्स है वो डोमिनेंट होगी, क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट मास। तो जब फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगाएगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो इन दोनों के दरमियान फोर्स मौजूद होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, दोनों के प्रोडक्ट के मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, जितना इस अर्थ का रेडियस है। यहाँ देखें, अगर रेडियस अर्थ का कितना है, सेंटर से आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस अगर r है, रेडियस r है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान में, यानी कि अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो भी r होगा, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर क्या बनेगा, F इज़ इक्वल्स टू GM ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पे G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, M इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एंड आर स्क्वेयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, विच इज़ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकेंड, अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट कितना होगा, जितना ये अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। वेट की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी है ना, कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू इट्स वेट। तो जितनी फोर्स वो अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी वो इक्वल्स टू इट्स वेट होगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेट W इक्वल्स टू mg होता है। तो ये फोर्स और ये फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स, तो दो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये बन गई। अब दोनों फोर्सेस हैं आपके पास, तो दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आपके पास आ जाएगी mg यानी कि वेट इक्वल्स टू GMe ओवर आर स्क्वायर। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, तो ये सेम है, ये कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास इक्वेशन बनेगी G इक्वल्स टू GMe ओवर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में से हमने क्या रिक्वायर्ड है, हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ अर्थ। तो इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ME इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास बनेगी
जी आर स्क्वायर over capital G, where this capital G indicates the gravitational constant. This G is the gravitational acceleration, ठीक है। और R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर G जो है वो इसकी वैल्यू होती है 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है वो क्या 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको आपने लर्न करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.4 10⁻6 मीटर। यह सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, इनको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं, फाइनल इक्वेशन है। तो मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देंगे 6.4 10⁻6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। जब कैलकुलेटर से आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। और मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो इस तरह से हम जो है वो मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कैलकुलेटर पे 5 पॉइंट समथिंग आए, तो राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनती है, इसमें हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू चाहिए होती है। अगर आपके पास किसी भी प्लैनेट की, फॉर एग्जांपल मून के बारे में ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप उसके मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। मून के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होगी, ऑल्सो रेडियस ऑफ मून भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है आज के टॉपिक में हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना सीखा बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या आपको समझ आ गया होगा, आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।